at this new session with new topic। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़े हैं। वो सब टॉपिक्स आप लोग आई होप कि आप ढंग से समझे हैं। समझने के बाद आपने उसको ढंग से रिवाइज किया होगा, स्टडी किया होगा और आप लोगों की क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही होगी, ऐसा मैं होप करता हूँ। अब उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और टॉपिक ले रहे हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं डिफरेंट कंडीशंस में, आपके स्कूल और बोर्ड के लिए भी जरूरी होता है, क्योंकि आप जानते हैं जितने भी कंपाउंड्स आपको ऑर्गेनिक पढ़ने होते हैं, हर कंपाउंड का आपका किसी नेमिंग भी करना होता है और आइसोमेरिज्म भी बतानी होती है। इसके साथ साथ जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, जब आपको वहां पर मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिलेंगे रिएक्शन के बाद, तो उस कंडीशन में अगर आपको बताना पड़े कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन माइनर प्रोडक्ट है, या स्टीरियो केमिस्ट्री समझते समय उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करते समय आपको इस टॉपिक की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। ये टॉपिक बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कोई खास कठिन भी नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर के कंपेरिजन थोड़ा सा लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, इसको हम लोग बिल्कुल अब अपने आईटी लेवल तक पहुंचाएंगे, नीट और आईटी लेवल तक। बोर्ड तो खैर रहेगा ही रहेगा। तो हम बिना कोई देर किए अपना टॉपिक देन शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म क्या होती है? बार बार लोगों को डाउट होता है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो आइसोमेरिज्म क्यों, वो आइसोमर क्यों नहीं है। तो इसमें जरा देखिए, मैं दो एग्जांपल्स ले करके और आपको बताना चाहूंगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कैनोनिकल स्ट्रक्चर और आइसोमर्स किस मामले में डिफर करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मेरे पास यहां पर एसीटेट आयन है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान लो हमने कहा दिया ये फर्स्ट हो गई, और अब आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड और माइनस के बीच यहाँ पर कंजुगेशन है, तब इसको उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए और ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला आएगा। तो इस तरह से इसकी एक और फार्म आपको मिल जाएगी और वो फार्म आपका ये होगा CH3 CO माइनस चार्ज और यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये आपकी हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, ये हो गई। एक बात आप याद रखिए, दीज टू स्ट्रक्चर्स आर ऑफ सेम आयन, दैट इज एसीटेट आयन। ये भी एसीटेट आयन है और ये भी एसीटेट आयन है। ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, डिफरेंट ये आयंस नहीं है, बल्कि टू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम आयन है, टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल। बात ध्यान दीजिए, मैं बार बार वर्ड रिपीट कर रहा हूं, टू स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम आयन है, टू स्ट्रक्चर ऑफ सेम मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका आयन सेम है, मॉलिक्यूल सेम है, उसी के दो फॉर्म लिखे गए हैं। एक बात आपके सामने आ गई, ये हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। इसमें मेन बात क्या है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? दीज आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, ऑफ सेम स्ट्रक्चर, ऑफ सेम आयन। सेम आयन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। अब जरा से इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये मान लीजिए हमारी कंडीशन नंबर A थी, इसको मैं B ले रहा हूं और इसमें मान लीजिए मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, देखिए जैसा ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप सब लोग जानते हैं ये कीटोन है, कीटोन ग्रुप का कंपाउंड है। इसको मैं स्ट्रक्चर नंबर मान लो मैं फर्स्ट कह दे रहा हूं। और अब आप लीजिए दूसरा स्ट्रक्चर, ये आपका है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आप सब लोग देख रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है ना, ये प्रोपेनल डिहाइड है, ये प्रोपेनल डिहाइड है मतलब एल्डिहाइड है। अगर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए तो आप लिख के देखिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखिए, क्या मिलेगा? कार्बन साफ साफ दिखाई दे रहा है, 1 2 and 3, कार्बन हो गया हम लोग का 3। अब H काउंट कर लीजिए, 3 प्लस 3 1 and 1 3 C3। H कितना हो गया? 3 प्लस 2 प्लस 1, अगेन नंबर ऑफ H इज 6 एंड नंबर ऑफ O इज अगेन 1, यानी कि O। तो इसका मतलब ये हुआ कि these are two different molecule but one thing is common and that is the molecular formula of this compound and molecular formula of this compound both are same। ये आपका देख रहे हैं कि ये कीटोन है, ये देख रहे हैं कि आपका एल्डिहाइड है, लेकिन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है देखिए, ये भी C3H6O है और ये भी वही है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो यहाँ पर सेम हो गए, बट अगर आप बाकी तमाम चीजें देखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है।
इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ और है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ और है। और डिटेल अगर मैं कर दूं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पास 2 एल्किल ग्रुप हैं, 2 मिथाइल ग्रुप हैं, इसके पास आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल खालीबस एल्किल ग्रुप है। तो इन तमाम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की वजह से, तमाम फंक्शनल डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती हैं। आप जानते हैं ये डिटेल में हम लोग के सिलेबस में है। आप जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड इस साल आपको पढ़ना है क्लास 12 में, और इनका डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ यहाँ पर डिफरेंट होता है। 2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। सिमिलरिटी बस इतनी सी है, वो है कि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और यही कंडीशन याद रखिए, यही कंडीशन होती है आइसोमेरिज्म की। तो आप जानते हैं ऐसे 2 मॉलिक्यूल जो हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देखो सेम होता है, बट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, वही कहलाते हैं आइसोमर। तो आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल, ध्यान देना, आइसोमर्स आर डिफरेंट मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट हैविंग वन थिंग इन कॉमन एंड दैट इज सिमिलरिटी इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है, डिफरेंट आयन नहीं है, यानी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फ्रॉम सेम आयन, आर फ्रॉम सेम मॉलिक्यूल। ये भी एसिटेट है, ये भी एसिटेट आयन है, ये दोनों डिफरेंट नहीं है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होती हैं? सेम मॉलिक्यूल के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जबकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये अलग मॉलिक्यूल है और अलग मॉलिक्यूल है। तो ये कंफ्यूजन हमारा ख्याल है आपको हमेशा ऑल टाइम के लिए खत्म हो गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होती है। एक ही मॉलिक्यूल की मोर देन वन स्ट्रक्चर होती है जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए प्रपोज की गई होती है। याद रखिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल अराइजिंग बाय द ट्रांसफर ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, different structures of the same molecule arising because of transfer of delocalized electron। तो आपकी होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ ट्रांसफर करके इसको इसमें बदल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल दूसरा मॉलिक्यूल है, बिल्कुल दूसरा मॉलिक्यूल है। यानी आइसोमर जो होते हैं वो डिफरेंटली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल होते हैं, बस वन थिंग इज कॉमन होता है, और क्या कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। हमारा ख्याल है कि डाउट आप लोगों का हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और आइसोमर दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग क्लास को। अब हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म के लिए पहले हम लोग इसके टाइप की बात कर लें और उसी टाइप के साथ एक एक करके हम सबका डिटेल करते रहेंगे। और आई होप कि आपको क्लास 11th में पढ़ाई गई बातें आपको याद होंगी, यानी बेसिक आपका जरूर तैयार होगा। और हमने पिछले क्लास में आपको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दिया भी था कि थोड़ा सा अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो ये क्लास आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और हम लोग अपने लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो थोड़ा सा हम चार्ट पहले बना लेते हैं, पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइपिफिकेशन करते हैं। तो देखिए, अच्छा एक बात का ध्यान दो आप लोग, चलो मैं लिख के तब बात करूंगा आपसे। आइसोमेरिज्म बेसिकली जो होती है 2 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सबको पता है, पूरी लिस्ट आपके पास होगी हमारा ख्याल है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड टाइप इज कौन सा होता है भाई? स्पेस ना, स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इसमें किसी को डिफरेंस कोई डाउट होगा नहीं हमारे ख्याल में, शुरुआती बात है। अब थोड़ा सा रुक के विचार करो आपने क्या कहा कि आइसोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरिंग क्वाइटली इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, समटाइम्स इन देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऐसा होता है, हम सब लोग जानते हैं। तो अब बात यह है कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, मतलब सेम एटम का बना हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्यों आया? तो जरा सा आप सोचो, अपने बॉडी के बारे में सोचो, हमारी बॉडी के बारे में सोचो। हम कह रहे हैं कि जिन आर्गन से, जिन पार्ट से मिलके हमारी बॉडी बनी है, ठीक है, सारे वही आर्गन, सारे वही पार्ट रहने दें, खाली इन आर्गन के जुड़ने का सीक्वेंस बदल दिया जाए। पता चला कि हमारी जो आंख चेहरे पर लगी, इसको उठा के यहाँ पे सर के ऊपर रख दें, यहाँ पर कान जो यहाँ लगा है उसको कान हम रख करके मान लो हम बता दें पेट पे उठा के रख दें। जहां पे हमारी आर्म्स बाहें लगी हैं वहां पर लाके मैं पैरों को जोड़वा लूं, और जहां पे मेरे ये आर्म्स लगे हैं शोल्डर से उठाकर मैं इसको यहाँ पर कमर के नीचे लगा लूं।
तो सारे अंग हमारे वही रह जाएंगे, लेकिन फिर भी अब इस नए चेंज के बाद जो एक नया बॉडी बनेगी, क्या उसकी बॉडी हमारी बॉडी के कैरेक्टर वाली होगी? नहीं होगी। इसका मतलब सिर्फ 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और बाकी जो आर्गन दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या भर से हमारी प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होती है, बल्कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इन डिफरेंट आर्गन के जुड़ने का आपस में सीक्वेंस क्या है, क्या कैसे जुड़ा हुआ है। पता चला कि हाथ ऊपर है और पैर नीचे है, उल्टा हो जाए, हाथ चला जाए नीचे, पैर चला जाए यहाँ पे कंधे से आग लग जाए। तो इस तरह से आर्गन तो आपके वही रहेंगे, बट अगर उनके जुड़ने का सीक्वेंस अगर आप बदल दोगे तो आपकी बॉडी की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। यानी जिस तरह से हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट आर्गन के एक सर्टेन सीक्वेंस में जुड़ने से बनी है और उसके बाद उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर सामने आती है, ठीक उसी प्रकार जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो जो डिफरेंट एटम से मिलते हैं, मिलके बनते हैं, उन एटम के जुड़ने का एक सीक्वेंस, सर्टेन सीक्वेंस होता है और उसी सर्टेन सीक्वेंस ऑफ एटम को हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल में अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता है और उस डिफरेंस का जो रीजन है वो उनके एटम में के जुड़ने का सीक्वेंस है, वो डिफरेंट कर गया। मान लो हमने कहा कि उसी एटम, उन्हीं ग्रुप ऑफ एटम से कोई मॉलिक्यूल ए बना और उसी ग्रुप ऑफ एटम से मॉलिक्यूल दूसरा बना, लेकिन अगर उन एटम के जुड़ने का सीक्वेंस अगर बदल दिया जाएगा तो दोनों मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। या यूं कहो कि मॉलिक्यूल को बनाते समय अगर एटम के जुड़ने का सीक्वेंस बदल दिया जाएगा, मतलब उनकी स्ट्रक्चर बदल दी जाएगी, तो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और इस तरह की आइसोमेरिज्म जो, ध्यान दीजिए, इस तरह की आइसोमेरिज्म जो सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम्स टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसी आइसोमेरिज्म, सच ए टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म व्हिच अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ या सीक्वेंस ऑफ लिंकिंग टुगेदर ऑफ एटम्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। यानी एटम जब मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनके जुड़ने के सीक्वेंस में, यानी उनके स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस के नाते वो अगर आइसोमेरिज्म अराइज होती है तो उसे कहलाते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमें फोकस क्या करना है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बाद ही प्रॉपर्टी कैसे डिफर कर गई। तो आप बता रहे हो डिफरेंस का एक कारण ये है कि जब उस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एटम जुड़ रहे थे तो उन एटम के जुड़ने के सीक्वेंस में अंतर आ गया, यानी उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। और स्ट्रक्चर में डिफरेंस के नाते अगर वो आइसोमेरिज्म अगर राइज होती है, यानी प्रॉपर्टी में डिफरेंस अगर जनरेट होता है तो आइसोमेरिज्म कहलाती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसा मैंने एग्जांपल लेके दिया कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन वही रहेंगे, उन अंगों के जुड़ने का क्रम बदल दिया जाए, जहां हाथ है वहां पैर लगा दिया जाए, जहां पैर है वहां हाथ लगा दिया जाए, तो हमारी जो नई बॉडी बनेगी उसके सारे अंग तो वही रहेंगे, उन ऑर्गन्स का नंबर भी वही रहेगा, लेकिन प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो हमारा ख्याल आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे अराइज होती है। दूसरी बात यहां पर आ गई स्पेस एस्टियो आइसोमेरिज्म। इस बार क्या करना है आपको, देखो यहां पर हमने कहा था कि एटम का लिंकिंग पैटर्न बदलना है, उनका स्ट्रक्चर बदलना है। यहां पे स्ट्रक्चर नहीं बदलना है, एटम के जुड़ने का सीक्वेंस नहीं बदलना है। करना क्या है, जैसे मैं अपने बॉडी की बात करूं, हमारे बॉडी के ऑर्गन जहां हैं वहीं रहने दीजिए, जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में रहने दीजिए। बस करो क्या कि इनका स्पेस में अरेंजमेंट बदल दो। जैसे मान लो मैं अपने दोनों हाथ ऐसे उठा लेता हूं, तो अगर मैं दोनों हाथ ऐसे उठा लूंगा तो क्या मैं बोर्ड पे लिख के आपको पढ़ा सकता हूं? नहीं पढ़ा सकता। अभी प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है कि मेरे पैर नीचे हैं और हाथ मेरा, सर मेरा ऊपर है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। अगर मैं उल्टा कर दूं, मेरा सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर कर लूं, तो क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा। ऐसे भी मैं खड़ा हूं, अपने बॉडी पोस्टर्स को डिफरेंट टाइम में बदल रहा हूं, कभी हाथ ऊपर, कभी हाथ नीचे, कभी कैसे कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अभी जमीन पे लेट जाऊं अपनी इसी बॉडी को लेकर, क्या मैं अपने बना काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी बॉडी वही रहे, सेम रहे, उसके ऑर्गन भी वही सेम रहे, उन ऑर्गन के जुड़ने का जो सीक्वेंस है वो भी वही रहे, खाली उसका पोस्चर बदल दिया जाए, अपने ऑर्गन का स्पेस में अरेंजमेंट बदल दिया जाए, तो भी हमारे बॉडी की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। उसी तरह से यहां पर होता है कि ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी हम देखेंगे ढेर सारा इसके बारे में। होगा क्या कि उनके एटम या ग्रुप्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट है वही बदल जाएगा। ताकि कि जो लेफ्ट में लगा था वो राइट में लग जाए, जो अपवर्डली ओरिएंटेड था वो डाउनवर्डली ओरिएंटेड हो जाए, रहे वही, खाली उसका क्या हो जाए, स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाए। तो स्पेस में अरेंजमेंट बदलने से अगर प्रॉपर्टी बदल जाती है तो आप जानते हैं फिर वहां पे एक नया मॉलिक्यूल
आ जाता है और उस नए मॉलिक्यूल को हम कहते हैं स्टीरियो या स्पेस आइसोमर कहते हैं, और इस तरह के इवेंट को हम स्टीरियो आइसोमरिज्म कहते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए बस अपने बॉडी का एग्जांपल लो भाई, अपनी बॉडी वही, खाली अंगों का क्रम बदल दिया जाए तो हमारे बॉडी का कैरेक्टर बदल जाएगा, और क्रम बदलने का मतलब स्ट्रक्चर बदलना, तो हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और बॉडी अपनी वही रहे, ऑर्गन का सीक्वेंस भी वही रहे, खाली उनका स्पेस में अरेंजमेंट बदल दिया जाए तो हमारी बॉडी का प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और उस कारण जो नई आइसोमेरिज्म रेट होगी वही आपको हो जाएगी स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हमारा ख्याल है इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि बॉडी अपनी है, आप साफ साफ देख रहे हैं बॉडी कैसी है, इसके ऑर्गन कैसे लगे हैं। तो अब इसको मैं और आगे बढ़ाता हूं। अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप पे आते हैं। तो इसी के टाइप की आज बात हम लोग पहले करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जानते हैं इसमें ढेर सारे टाइप होते हैं, सबको हमारा ख्याल याद होगा। बताओ भाई पहला कौन सा होता है? चेन ना? हालांकि जो चाहो पहले पढ़ो। हाँ चेन हम लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोग पोजीशन को पढ़ लेंगे। देखो भाई सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से डिसाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कर इस क्रम पढ़ेंगे, बाकी आप चाहे तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिंग आइसोमेरिज्म कि रिंग चेन। चलो रिंग चेन पढ़ लेते हैं, हालांकि कम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, फंक्शनल ग्रुप वाली याद करिए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और अभी दो और बच जाती है ना? यस गुड। एक का नाम था मेटामेरिज्म, और एक तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, नाम उसका था टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसको पढ़ने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सारे इफेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, तब इसको ढंग से समझा जा सकेगा अपने आईटी लेवल पर। इसको तो यहां तक हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? स्ट्रक्चरल आइसोमर के टाइप हो गए। अच्छा एक बात क्या करना है आपको, फोकस इस बात पे करना है कि अपनी डिफिनेशन समझना है, वो समझना ही है, याद करना है, समझा जाएगा, याद भी किया जाएगा। मेन बात ये होगी कि हमको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर दिया जाए, ध्यान दीजिए, हमें मेनली अपने को कहां तक पहुंचाना है। अगर कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए तो उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के इसमें से चाहे हमसे जो पूछा जाए कि हमारे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से बनने वाले पॉसिबल चेन आइसोमर या पोजीशन आइसोमर या रिंग चेन आइसोमर या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर या मेटामर राइट करिए, लिखिए, या किसी का नाम न ले, खाली ये लिख दे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो उस कंडीशन में आपको ये नहीं देखना है कि खाली चेन बनाओ कि पोजीशन बनाओ। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया तो आप जिस तरह से उसका आइसोमर बना सकते हैं बनाइए, बस कंडीशन इस बात का आप जरूर ख्याल रखेंगे कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला न गड़बड़ होने पाए, हमें वहां तक पहुंचना है। और दूसरी बात क्या करना है आपको यहाँ पर कि अगर स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिखी हुई है, मान लो खाली दो स्ट्रक्चर लिखी है और उसमें पहचानना है कि इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म है, सबसे आसान टाइप का यही है, only two structures are given and we have to find the type of isomerism found in the given pair of molecule। ये सबसे आसान तरीका है। और अच्छा अपना लेवल क्या है कि मान लो 4-5 मॉलिक्यूल लिख दिए गए, अब पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन द गिवन एग्जांपल या गिवन सेट ऑफ मॉलिक्यूल, या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विल बी शोन बाय द गिवन सेट ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये दो बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर खाली देखो बहुत आसान की बात करेंगे, बोर्ड की बात करेंगे, तब तो बस दो एग्जांपल दिया है, बताओ इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म है। लेकिन थोड़ा और लेवल अपना उठाना है तो हो सकता है कि इसमें से कई एग्जांपल, कई टाइप के आइसोमर इकट्ठे लिख दिए जाएं। अब उसमें पूछ जाएगा कि इसमें कितने तरह के आइसोमर है, या एक थोड़ी सी इसी बात को और बदला जा सकता है कि मान लो 4-5 एग्जांपल लिख दिया जाए और लिख दिया जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन द गिवन सेट ऑफ मॉलिक्यूल, कि जो मॉलिक्यूल का सेट दिया हुआ है उसमें कौन सा सेट का आइसोमेरिज्म उसमें प्रेजेंट है, और सेट आपको दे दिए जाएंगे। मान लो एक सेट में लिख दिया कि चेन, पोजीशन, फंक्शनल, एक लिख दिया पोजीशन, फंक्शनल और टाटो, ऐसे ऐसे आपको सेट बना के दे दिए जाएंगे। तो आपके पास बुक होगी, आप देख ही रहे होंगे। ये 3 तरह के क्वेश्चन पर हमको यहाँ पर मास्टरी करनी है। तो शुरुआत तो करेंगे बड़े छोटे से डेफिनेशन से, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसको बढ़ाते बढ़ाते और अपने उस लेवल तक लेके पहुंच जाएं जिस लेवल तक पहुंच जाने पर हमसे किसी भी कोई टाइप क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत बिल्कुल नीचे से करते हैं। हम अपने चेन आइसोमर के एग्जाम्पल और डिफिनेशन शुरू करते हैं हम लोग चेन आइसोमेरिज्म। इसका भी अगर कहो तो क्लास पूरा कर दिया जाए भाई। इसके आप लोग 2 टाइप करते हैं ना,
एक को क्या बोलते हैं आप, एक को बोलते हैं कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। याद करिए, चार्ट पूरा ही कर लेते हैं कम से कम। ये हो गया हम लोग का कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक होता है कन्फर्मेशनल ना। कन्फर्मेशनल का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, जान लो, डिटेल में देखना है साल, ये हो जाएगा। फिर आपने कन्फिगरेशनल के दो टाइप कर दिया था, एक को नाम दिया था आपने ज्योमेट्रिकल और एक को नाम दिया था ऑप्टिकल। हम खाली इसके नाम भर लिख रहे हैं, इसका मैं डिटेल आज नहीं कर रहा हूं, इसको हम जब ये पढ़ लेंगे चेन के सारे टाइप, स्ट्रक्चर के सारे टाइप, तो बाकी हम बातें इनकी भी कर लेंगे। तो मैं खाली चार्ट बस कंप्लीट कर रहा हूँ, इसका डिटेल अभी नहीं कर रहा हूं। तो एक को आपने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक को नाम दिया था आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा, इस बार ऑप्टिकल फार्म में जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं डी फार्म और एल फार्म, याद करिए, आपको फुल फार्म पता ही होगा, लिवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोटेटरी। उसके साथ साथ इस बार हम लोग आरएस फार्म भी पढ़ेंगे, आरएस सिस्टम भी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इस बार नहीं छोड़ना है, पिछले साल चलो कह दिया था कि चलो यहाँ नहीं वहां जरूरत पड़ेगी, इस बार नहीं, इस बार कुछ नहीं छोड़ना है, इस बार सब कुछ अपने सिलेबस में है। हम लोग नॉर्मल जो हम लोग डी फार्म और एल फार्म पढ़ते हो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे आर एस, आर फॉर रेक्टस और एस फॉर सिनिस्ट्रल, इस फार्म को भी हम लोग पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरह से ज्योमेट्रिकल में हम लोग खाली वहां पे सिस ट्रांस जनरली पढ़ते हैं, इस बार सिस ट्रांस के साथ साथ हम लोग ई फार्म, जेड फार्म, सिन फार्म और एंटी फार्म भी पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सिस ट्रांस तो सबको पता है, हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो सामान्य सी बात है, अलग पढ़े हुए ऑलरेडी। इस बार हम लोग ई और जेड फार्म की भी बात करेंगे और सिन और एंटी फार्म की भी बात करेंगे। और कन्फर्मेशनल में डिफरेंट न्यू टर्म्स मिलते हैं, हम उन सारे टर्म्स को यहाँ पर देखेंगे। ऐसे ही डायस्टेरियोमर क्या होते हैं, एपीमर क्या होते हैं, एनोमर क्या होते हैं, एंटीमर क्या होते हैं, इन सब की बात हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। इस तरह से आपको ये चैप्टर थोड़ा सा अब बिल्कुल नया लगेगा और हमको इसको बिल्कुल शुरू करके और अपने वहां तक पहुंचा देना है, जहां तक पहुंचने पर हम कहें कि हमको आइसोमेरिज्म आती है और हमसे चाहे जहां से मुमकिन वहां से क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो उसमें से हम पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पहला टाइप चेन आइसोमेरिज्म शुरू कर रहे हैं। तो शुरू करिए चेन आइसोमेरिज्म। चार्ट हमारे ख्याल में सबके पास हो ही गया होगा। अब इसी चार्ट को इसी सीक्वेंस में हम लोग फॉलो करने वाले हैं कमिंग लेक्चर्स में। अच्छा, इसी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। कौन नाम इसका रख लीजिएगा आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसी का एक और नाम होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर का एक और नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। अगर ये वर्ड भी कहीं आ जाए तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चेन की शुरुआत करें। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल को देख के रूल बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को समझने में एक तो सहूलियत, तो थोड़ी बुद्धि लगाना पड़ेगा। जब बुद्धि लगाएंगे, जब अपना ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे तो हम स्मार्ट बनेंगे और उसके बाद से हमें थोड़ा सा लेवल अपना पाने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जरा देखिए, मैं 4 पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल यहाँ लिखने जा रहा हूँ। CH3, CH2, CH2 और CH3। ये हमने स्ट्रक्चर एक लिया। स्ट्रक्चर नंबर 1 का इसको मैं ए बी बल कर दे रहा हूं, ए, और इसी का एक मैं और दूसरा बना दे रहा हूं और ये इसका बी फॉर्म हो गया। ए और बी में देखना है। ऐसे सेकंड एग्जांपल जरा देख लीजिए और ऊपर लिखिए, ठीक। अब इसका देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH2 और CH3, ये हमने कर लिया। और अगला इसको मैंने A मान लिया और B को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखिए जैसा CH3, C डबल बॉन्ड CH, CH3 और CH3, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से एक मैं और जरा सा फंक्शनल ग्रुप ले रहा हूं, ध्यान दीजिए इसको। ये मैं लिख रहा हूं CH3 और CH2, CH2, CH2OH, इसको मैं A ले रहा हूं। और दूसरा मैं एग्जांपल कर रहा हूं इसी में
ये हमारा एग्जाम्पल है CH3, CH, CH3, CH2 और OH। हम 3 केस को लेके आगे बढ़ ले रहे हैं। अब देखो जरा सा, अगर इनको देखा जाए हर पेयर को, तो एक बात दिखाई पड़ रही है, इस पेयर का जो दोनों मॉलिक्यूल हमने लिया है वो दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये भी आपका एल्केन है, ये भी आपका एल्केन है। तो पहली बात, इसका मतलब कि सेम ग्रुप के होने चाहिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और हम पढ़ने वाले क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। थोड़ा सा हम लोग पढ़ने का अपना तरीका बदलेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा सा चीजों को हम डायरेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट भी पकड़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमको तमाम चीजें फेस करनी होती हैं। तो अपना स्कूल मतलब क्या, होम एग्जाम समझ लो, घर की बात है। और जब कंपटीशन में जाओगे तो बाहर की बात हो जाएगी। तो बाहर निकलने के पहले हमको बाहर की परिस्थितियों से निपटने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। अपने आप को उस लायक बनाना होता है कि सारे ऑड कंडीशन को, सारे अनफेवरेबल कंडीशन को भी हम क्रॉस करके अल्टीमेटली आई विल इमर्ज एज विक्टोरियस। वही बात है, इसलिए मैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट बात आपसे करने जा रहा हूं। एग्जाम्पल दे के तब थ्योरी पे जाने की बात कर रहा हूं। तो दोनों एग्जाम्पल साफ साफ कह रहे हैं कि ये भी आपका एल्केन है, ये भी आपका एल्केन है। आइसोमर होने की पहली शर्त आप लोग जानते ही हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं हुआ तो उस पर हम 1 भी सेकंड का टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आइसोमर निकालने के लिए, क्योंकि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होगा वो हमारा आइसोमर हो ही नहीं सकता। तो फट से पहले तो नंबर ऑफ कार्बन जरूर गिन लेना चाहिए, फटाफट गिन लो कितने कार्बन कितने कार्बन। तो अगर सेम लग रहा हो तो फिर आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर देखिए शायद सेम ही है, 4 कार्बन यहाँ भी है, 4 कार्बन यहाँ भी है। बाकी देख रहे हैं एल्केन भी है, एल्केन भी है, दोनों सेम ग्रुप के दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, 5 कार्बन 5 कार्बन, यानी आइसोमर होने की पॉसिबिलिटी है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये भी आपका एल्कीन है, ये भी आपका एल्कीन है, दोनों का ग्रुप भी सेम हो गया। अब इस पे जरा सा आ जाइए, ये भी आपको दिखाई पड़ रहा है, 4 कार्बन का अल्कोहल भी है और 4 कार्बन का अल्कोहल भी है, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अल्कोहल और अल्कोहल सेम है। तो इन तीनों के ऑब्जर्वेशन से हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे सामने जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं उस हर एग्जाम्पल में, उस हर पेयर में जो एग्जाम्पल लिखे गए हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। सेम सीरीज, जिसको हम लोगों ने होमोलोगस सीरीज नाम दिया था, याद करो। सीरीज या ग्रुप कहने का मतलब होमोलोगस सीरीज, और होमोलोगस सीरीज की डिफिनेशन आपको पता है, मैं जल्दी से फट से बोल दे रहा हूं और आपको याद हो क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या सीरीज हुज ऑल द मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। ये कहा था, पहली कंडीशन कहा था। फिर कहा था कि द सीरीज हुज 2 कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स डिफर ओनली बाय द CH2, इसे डिफर करते सबको याद हो गया होगा। और तीसरी बात आपने कहा था द सीरीज हुज मोस्ट ऑफ द मेंबर्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द सेम जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और फिर आपने एक और बात जोड़ा था, द सीरीज हुज मेंबर्स शो क्वाइट क्लोज रिजेम्बलेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यही 4 बात आपने वहां पर पढ़ा था, तो आपको याद हो गया होगा, मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, ठीक। नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है ही, इसमें तो बोलना ही नहीं है, मैं ना बोलूं तब भी आप समझ जाना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना ही चाहिए। और अगर कहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो फिर आपको आइसोमर नहीं हो सकता। अब देखो, जब सब सेम कह दिया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, सेम नंबर ऑफ कार्बन भी है, सेम ग्रुप भी है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, तो डिफरेंस किस बात का है भाई? आखिर में ये दोनों मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी में क्यों डिफरेंस हो करेंगे? तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है और आपको याद हो गया होगा क्या मैं कहना चाहता हूं। सिंपली दिखाई पड़ रहा है कि कैसा है, अनब्रांच्ड है, कोई ब्रांचिंग नहीं, और इसमें क्या है, आपको ब्रांच दिखाई पड़ रही है। अच्छा, क्या कोई हमको बताएगा क्या कि ब्रांच के अनब्रांच या ब्रांच होने से प्रॉपर्टी में डिफरेंस कैसे आ जाएगा भाई? क्यों प्रॉपर्टी बदल जाएगी? क्या हो गया इसका? ब्रांचिंग से क्या ऐसा हो गया जिससे इसकी मान लो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें? चलो मैं यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर ले रहा हूं, तो सीधे लिख देने से और ब्रांच लगा देने से इसका एमबीबीपी क्यों बदल जाएगा? कोई बताएगा? क्यों हाई होता है? वाई हमें ये नहीं सुना, हमें जानना है फैक्ट, और फैक्ट के साथ हमको इसका रीजन चाहिए, व्हाई इट इज सो। लार्जर साइज से क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, चल आगे बढ़ाते रहो। हाँ लार्जर साइज हो गया, और अरे हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, लार्जर साइज है, अनब्रांच्ड मतलब लार्जर साइज। और आप जानते हैं, याद करो, हमने वर्ड बताया था आपको कि वास्तव में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? स्पेशली बॉइलिंग पॉइंट मेनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना, याद करो।
दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि मैंने आपसे कहा था, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि मेल्टिंग पॉइंट बड़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होती है जो उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर, मॉलिक्यूलर पैकिंग पर भी डिपेंड करती है, और वो बात सॉलिड स्टेट से क्लियर होगी। तो एक बात मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूं, बता दे रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 12th के सिलेबस में सॉलिड स्टेट नहीं है, निकाल दिया गया है। फिर भी अगर कंपटीशन देना है तो आप सॉलिड स्टेट पढ़िए और ढंग से पढ़िए। जो भी टीचर आपको पढ़ा सके पढ़ाइए। क्या हो गया? हो गया तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़ी गलती हुई थी जिन लोगों ने निकाला था, बिना सॉलिड स्टेट के यार हम प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर नहीं सकते। अगर ऐड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जानो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क फैमिली भी आ गई? अरे यार बहुत बहुत अच्छी बात हुई है। दोनों टॉपिक ऐसे निकाल दिए थे, पता नहीं किस बेवकूफ ने काम किया था, भगवान उसको सद्बुद्धि दिए समय से, बहुत बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद उनको जिन्होंने गलती को पहचाना और फिर से उसको इनकॉर्पोरेट करवाया सिलेबस में, बहुत बड़ी बहुत अच्छी बात हुई। लोग इसी को बहाना बना के निकाल ले रहे थे कि हमारे कोर्स में नहीं है। अरे कोर्स में है ना, उससे क्या मतलब होता है भाई? अगर किसी की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है तो उसके लिए जो चाहिए आप बताओ। ये कौन सी बात है, सिलेबस में है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं होता है। सिलेबस में हो कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं। अगर हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड है, अगर उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है तो हमें वो सारी बात आनी चाहिए। टीचर जहां से बनकर वहां से लाके बताए, टीचर की रिस्पांसिबिलिटी थी। अधिकांश लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी निभा भी रहे थे, मैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसी सिलेबस का बहाना देकर निकल ले रहे थे कि नहीं सिलेबस में नहीं है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात हुई, वो फॉर्मेलिटी भी है, वो बहाना भी अब नहीं चलेगा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या कि जो बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली होता है वो डिपेंड किस पे करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। तो आप जानते हैं कि हमने जो मॉलिक्यूल लिखे हैं सिंपली एल्केन्स हैं, और एल्केन आप जानते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, सबको पता है, ठीक। तो अब जरा बताओ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसका नाम क्या है? जल्दी बोलो फट से, मेरी बात फिर दोबारा सुनो। द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेटिंग बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज, अरे वांडरवाल है भाई, वांडरवाल है, क्यों भूल जा रहे हो? वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बताओ वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? जल्दी बोलो, किस पे डिपेंड करता है? यस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसका मतलब ये हुआ अगर मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अगर कोई हमसे पूछे कि यार ये बताओ कि क्या हो गया ऐसा होने से जिससे प्रॉपर्टी बदल गई, और तुम कह रहे हो कि दूसरा मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, जबकि जितने कार्बन ए में है उतने ही कार्बन बी में है, जितने एच ए में है उतने ही बी एच बी में है, तो तुरंत हमको आंसर मिल जाएगा भैया इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है। जिसकी साइज बड़ी है वहां पर उसका वन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा। ऐसे ही आप देख रहे हैं इसकी सरफेस एरिया भी बड़ी है, इस सरफेस एरिया छोटी है। और इतना ही नहीं, अब मैं फट से तुमको ले आता हूं अपने पहले वाले क्लास पर, जरा फट से बताओ तो स्ट्रक्चर नंबर ए में कितने टाइप के बताओ कार्बन, जल्दी बोलो तो, थोड़ा कंपटीशन की बात करो, घुसो उसमें। स्ट्रक्चर नंबर ए में कितने टाइप के कार्बन, जल्दी बोलो, और बी में कितने टाइप के कार्बन है? फटाफट जल्दी करो, 1 मिनट प्रश्न दे रहे हैं, जल्दी बताओ हमको। हम इसमें ए में कितने, हमको नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन चाहिए, टाइप्स ऑफ कार्बन, और यहां पर भी वही नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कार्बन, जल्दी बताओ। ए में 2 टाइप के हैं, ढंग से देखो जरा। ए 1 डिग्री कार्बन हुआ, ए 2 डिग्री कार्बन हुआ, ए भी 2 डिग्री कार्बन हुआ, और ए भी 1 डिग्री कार्बन हुआ। 1 डिग्री कार्बन 2 हैं, क्या दोनों 1 डिग्री कार्बन सेम है? जल्दी बोलो फट से, सेम है ना, क्योंकि ये भी 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, और ये भी 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से। एक बात को मत भूलना कि सारे 1 डिग्री कार्बन सेम होते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संयोग की बात है कि दोनों सेम हो गए। ये भी 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, और ये भी 1 डिग्री जुड़ा है 2 डिग्री से, तो इस तरह से दोनों 1 डिग्री कार्बन सेम हुए, तो 1 टाइप हमारा 1 डिग्री वाला हो गया। और 2 डिग्री वाले की बात करो तो ये 2 डिग्री वाला ऐसा है जो एक तरफ जुड़ा है 2 डिग्री के साथ, और एक तरफ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री के साथ। ये भी वैसा ही है, ये भी जुड़ा है 2 डिग्री के साथ और 1 डिग्री के साथ। इस तरह से आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ कार्बन हैं, ठीक। अब जरा बोलो क्या यहाँ पर भी 2 टाइप के कार्बन हैं? जल्दी बोलो भाई, ये आपका 1 डिग्री कार्बन हुआ, ये आपका 3 डिग्री कार्बन हो गया, ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, जल्दी बोलो।
यहां पर कई तरह के कार्बन है भाई, जल्दी बोलो। 3 टाइप्स हैं, ढंग से बोलो देख के। A1 डिग्री भी 3 से जुड़ा है, A1 डिग्री 3 से जुड़ा है, A1 डिग्री भी 3 से जुड़ा है, यानी कि 1 डिग्री तो खाली एक ही टाइप का हुआ, ध्यान दो, 1 डिग्री खाली एक ही टाइप के हुए, ठीक। अरे भाई तीनों के तीनों 1 डिग्री 3 से जुड़े हुए हैं, तो तीनों 1 डिग्री कैसे हुए, सेम हुए हमारे, ठीक। और ये 3 डिग्री देखो एक ही है, तो टाइप कहां से 2 होगा, इसका मतलब यहां भी टाइप कितना हुआ, 2 ही है, यही 2 ही है भाई। तो बस संयोग की बात है, हमने जैसी स्ट्रक्चर लिखी है वहां पे नंबर ऑफ कार्बन सेम निकल आए, अदरवाइज थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर को अगर बना दूं, और आप देख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो आप जानते टाइप ऑफ कार्बन बदल जाएगा, लेकिन भले ही नंबर नहीं बदला, बट कार्बन में डिफरेंस है। आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली 1 डिग्री और 2 डिग्री के कार्बन है, जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 डिग्री और 3 डिग्री का कार्बन है, देख रहे हैं ना। याद करो जरा सा, फट से हम बोल रहे हैं, सुनो जल्दी बताओ। अगर मुझे ब्रोमिनेशन कराना हुआ, ध्यान दो, अगर मुझे ब्रोमिनेशन कराना हुआ, ठीक, तो मुझे बोलना है कि मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट, याद है बताओ, मोनोब्रोमिनेशन किस पर बहुत तेज होगा, मोनोब्रोमिनेशन किस पर बहुत तेज होगा। और आप जानते हैं कि हैलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हाई टेम्परेचर फॉलोज द फ्री रिएक्शन मैकेनिज्म। और हमने बताया था ब्रोमिनेशन में क्या होता है कि आर्डर हमेशा होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्लोरीनेशन में ऐसा नहीं होता, ध्यान देना, मैं क्लोरीनेशन आपको बहुत ढंग से बताया हूं, और वहां मैंने बताया था कि वहां पर क्या होता है कि वहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनना पड़ेगा। 1 डिग्री की जो उसकी सेलेक्टिविटी होती है, भले ही वहां थोड़ा सा कम होती है, लेकिन अगर 1 डिग्री कार्बन अगर अधिक हो जाएंगे, 1 डिग्री एच अगर अधिक हो जाएगा, तो याद करो सारी पिछली बातें, जिससे हमारा हाइड्रोजनेशन वहां पर बढ़ जाएगा, क्लोरीनेशन का रेट, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम इसकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा और अंदर घुस के बात करें, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ब्रोमिनेशन बहुत आसानी से होगा, और यहाँ पर ब्रोमिनेशन कंपैरेटिवली डिफिकल्टी के साथ होगा, क्योंकि ब्रोमिनेशन हमेशा प्रीफर किसे करती है, 3 डिग्री हाइड्रोजन को प्रीफर करती है। तो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है तो ब्रोमिनेशन हमेशा 3 डिग्री को प्रीफर करती है, इसलिए 3 डिग्री एच को रिप्लेस करके यहाँ पर ब्रोमिनेशन आसानी से होगी, और यहाँ पे कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती हैं। तो इतना ध्यान देना कि बस हमने सिंपली खाली इस अन ब्रांच में एक हमने ब्रांचिंग कर दिया, और इस छोटे से चेंज का परिणाम ये हुआ कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सारी बदल गई। तो बस आज इतना ही हम छोड़ते हैं, आगे के जो एग्जाम्पल्स आपको मन दिए फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक आज ढंग से इसको पढ़ते रहिए, और उठाइए तो बिल्कुल स्कूल और बोर्ड लेवल से, लेकिन पहुंचाइए अपने IIT और नीट लेवल तक, वही हम करने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन पढ़ने से भैया कुछ नहीं मिलेगा, आपको ये सारे टेक्निकल क्वेश्चन हमारी तरह सोचने पड़ेंगे कि क्या हो गया सिंपली ब्रांचिंग कर देने से, क्यों इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई, उसका आंसर आपको चाहिए। और ऐसे पढ़ेंगे तब कहेंगे कि हम कंपटीशन के लिए या अपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अदरवाइज जो डिफिनेशन पढ़ के रट के छोड़ देते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही आपको इसका पोस्टमार्टम एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।